सारे बच्चों को मेरी तरफ से सलाम। बेटा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा लास्ट का लेक्चर था, देयर वी डिस्कस्ड अबाउट द excretory system of man. There we discussed the kidney, structure of kidney, then we discussed ureters, urinary bladder and all that. तो अब आपको पता है कि excretory organs जो हैं ह्यूमन बींग्स में, excretory organ जो है that is a kidney. There are two kidneys. किडनी ब्लड को फिल्टर करती है। तो किडनी में है क्या ऐसी चीज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर इन द किडनी दैट फिल्टर्स द ब्लड? तो आपको पता है बेटा, a kidney is made up of almost 1 million और I can say 1 to 1.2 million। ये जो किडनी होती है बेटा, हर किडनी में आपको 10 से 12 लाख 1 to 1.2 मिलियन छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। आज देखेंगे हम ये नेफ्रॉन क्या है। अगर हमें समझ आ गया कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है, देन वी कैन डिस्कस इजीली कि हाउ द यूरिन इज फॉर्म्ड, ये यूरिन कैसे बनता है, किडनी काम कैसे करती है। तो पहले जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। तो बेटा आज हम देखेंगे नेफ्रॉन कैसा होता है। तो जी मैंने आपको पहले ही बताया, जो किडनी है, किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड, लेकिन किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज द नेफ्रॉन। तो मैं कह सकता हूं कि किडनी जो है, किडनी में जो काम करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं नेफ्रॉन्स। हम बोलते हैं किडनी फिल्टर करती है ब्लड को, लेकिन एक्चुअली ये किडनी में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो मैं कह सकता हूँ नेफ्रॉन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ ए किडनी, और हर एक किडनी में 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स एक किडनी में होते हैं। अब बेटा, नाउ यू मे बी वंडरिंग कि नेफ्रॉन होता कैसा है, ये काम कैसा करता है। बेटा, नेफ्रॉन का काम समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है। देखिए बेटा, अगर हम कहते हैं कि दैट दिस इज द किडनी, इफ वी से दैट दिस इज द किडनी, हम कहते हैं ये बेटा किडनी है, ये यहां से नीचे जाता है, व्हाट इज दैट, आपको पता है दिस इज यूरेटर। आपको पता है किडनी का आउटर पार्ट जो है दैट इज कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट है दैट इज द मेड्यूला। किडनी का आउटर पार्ट जो है दैट इज द कॉर्टेक्स, और किडनी का जो इनर पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, दैट इज द मेड्यूला। आपको पता है किडनी की तरफ जो ब्लड वेसल ब्लड लाती है दैट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी, और किडनी से जो ब्लड वेसल ब्लड को वापस लेके जाती है दैट इज कॉल्ड रीनल वेन। ये चीजें आपको पहले समझनी है, फिर आपको नेफ्रॉन समझ आएगा। किडनी तक जो ब्लड लाती है उस ब्लड वेसल को बोलते हैं रीनल आर्टरी, और जो ब्लड वेसल ड्रेन करती है ब्लड को दैट इज कॉल्ड द रीनल वेन। अब अगर आप देखेंगे ये जो किडनी है, इस किडनी के आउटर पार्ट को हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, जो ग्रैन्युलर होता है, डार्क होता है, और जो इनर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द मेड्यूला। इफ वी सी द किडनी, देयर आर ऑलमोस्ट 1 to 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। तो ये नेफ्रॉन कैसा होता है बेटा? अगर मैं यहाँ पर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो मैं आपको बताऊं बेटा, हम जनरली कहते हैं कि ये जो नेफ्रॉन है, दिस नेफ्रॉन हैज ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर। अगर आप नेफ्रॉन को देखेंगे बारीकी से तो एक नेफ्रॉन में, किडनी में जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, अगर आप किडनी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे
तो नेफ्रॉन के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो बिल्कुल ऐसा होता है, कप जैसा, बाउल जैसा। और ये जो बाउल होती है, आप देखिए, अपर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, दैट इज अ बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर। हम इसको बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं बेटा? बाउमेन्स कैप्सूल। तो दिस, अगर आप देखेंगे ये जो अपर पार्ट होता है, समझिए, अगर आप नेफ्रॉन को देखेंगे ना, ऐसे ही लो पावर में आप ऐसे दिखेगा, आपको नेफ्रॉन ऐसे दिखेगा, इससे आपको समझ आएगा। अगर आप लो पावर में देखेंगे नेफ्रॉन को तो ऐसा दिखेगा, ऐसे कप जैसा है, और नीचे से एक ट्यूब है जो कर्व्ड है, फिर नीचे से एक और ट्यूब है जो कर्व्ड ज्यादा नहीं है, फिर और थोड़ा सा कर्व्ड पार्ट है। नेफ्रॉन हमें ऐसे दिखता है। लेकिन जब हम इसको जूम करते हैं, जब हम इसको एनलार्ज करते हैं, तो हमें दिखता है ये जो ऊपर वाला सी शेप्ड पार्ट होता है, ये दरअसल में एक बाउल जैसा होता है, जिसकी दो लेयर्स होती है, एक अंदर की तरफ और दूसरी बाहर की तरफ। ये जो बाहर की तरफ लेयर होती है बेटा, दैट इज कॉल्ड पैराइटल लेयर। और ये जो अंदर की तरफ लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड विसिरल लेयर। तो मैं कहता हूं, ये जो बाउमेन्स कैप्सूल है, ये जो कप जैसा है, बाउल जैसा है, इसकी दो लेयर्स होती हैं। वन इज द आउटर, दैट इज कॉल्ड पैराइटल लेयर, देन देयर इज इनर, दैट इज कॉल्ड द विसिरल लेयर। ओके बेटा? अब अगर आप देखेंगे, ये जो बाउमेन्स कैप्सूल है, इसकी जो विसिरल लेयर है, इट गोज डाउन and it forms a tube like structure like this. This. See, it forms a tube like structure. एक ट्यूब जैसा है, छोटा सा ट्यूब है इसका। तो ये एक ट्यूब्यूल है, या ट्यूब्यूल आप कह सकते हो, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये जो यू शेप ट्यूब होता है, ये ऐसा होता है। See, this is the structure of a nephron. अगर आप एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखेंगे, तो पहले तो ये आपका ऐसा लगेगा, ऐसा। लेकिन जब आप इसको मैग्नीफाई करेंगे तो बेटा आपको ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। See, you will see that it is like this. See. देखिए, ये जो मैंने बाउल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, इसको हम बोलते हैं बाउमेन्स कैप्सूल। बाउमेन्स कैप्सूल की दो लेयर्स हैं, आउटर लेयर इज कॉल्ड पैराइटल लेयर, इनर लेयर इज कॉल्ड द विसिरल लेयर। इसके बाद आप देखिए, इसका जो कर्व्ड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ट्यूब्यूल, दिस इज ट्यूब्यूल, दिस इज अ ट्यूब्यूल। ये जो यहाँ पर आपको ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है, जिसको आप लूप बोल सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक नेफ्रॉन में जनरली हमें मिलेंगी तीन पार्ट्स। एक तो मिलेगा बाउमेन्स कैप्सूल, दूसरा मिलेगा एक ट्यूब्यूल जो कर्व्ड होता है, और एक मिलेगा लूप। तो बिल्कुल ये जो ट्यूब्यूल होता है, विच इज क्लोजर टुवर्ड्स द बाउमेन्स कैप्सूल, दिस इज कॉल्ड proximal, because it is highly curved, we call it convoluted. Highly curved, it is convoluted tubule.
ये जो लूप बेटा होती है, दिस लूप इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनली। और ये जो लूप ऑफ हेनली के बाद फिर से एक कर्व्ड पार्ट आता है, दिस इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आप इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं बेटा DCT, और इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं PCT। देखिए समझिए, ये जो एक्चुअली ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन यहाँ होती है बाउमेन्स कैप्सूल में। वो फिल्टर जब ब्लड होता है तो वहाँ से जो निकलता है, इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन के बाद वहाँ जो फिल्ट्रेट निकलता है, वो फिल्ट्रेट जब ब्लड की फिल्ट्रेशन हो गई तो वो फिल्ट्रेट जो होता है वो इसमें आता है, यहाँ पर इस गैप में जो फनल जैसी आपको दिखती है, वो फिल्ट्रेट यहाँ से जाएगा PCT में, PCT के बाद जाएगा इस U शेप्ड स्ट्रक्चर में, दैट इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनली, और उसके बाद जाता है DCT में, जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड मीन्स इट इज हाईली कर्व्ड, इसको बोलते हैं डिस्टल। डिस्टल मीन्स अवे, अवे फ्रॉम द बाउमेनस कैप्सूल, एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल मीन्स क्लोज, क्लोज टू द बाउमेनस कैप्सूल। ये जो हेड है नेफ्रॉन का, जिसको बोलते हैं बाउमेनस कैप्सूल, इसके क्लोज है ना ये ट्यूब, तो हम इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो ये वाला ट्यूब है, ये बड़ा दूर है इससे, बाउमेनस कैप्सूल से, देन वी कॉल इट एज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो बीच में आपको ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिखता है, दिस इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनली। याद रखिए, तो जो फिल्ट्रेट बनता है, जो ब्लड फिल्टर होता है, वहां से जो फिल्ट्रेट बनता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे बनता है, पहले सुनिए। वो फिल्ट्रेट यहाँ से यहाँ से यहाँ से जाता है, लास्ट में पहुंचता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जाएगा एक और डक्ट में, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। तो बेटा कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन हो जाए तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, हाउ यूरिन इज फॉर्म, उसके बाद मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप इतना ही याद रखिए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर। बाउमेनस कैप्सूल, दिस इज PCT, दिस इज लूप ऑफ हेनली, दिस इज DCT। आप देखिए लूप ऑफ हेनली में ऊपर वाला पार्ट जो है, दिस इज वाइडर while as the lower part is narrow। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर लोअर पार्ट नैरो है, अपर पार्ट इज वाइडर। तो एक्चुअली जब देखते हैं बेटा, ये जो डिफरेंस होती है, इट इज एक्चुअली द डिफरेंस इन द वॉल। ये जो लूप ऑफ हेनली है, इसका जो वॉल होता है वो थिकर होता है नीचे, तो इसलिए इसका ल्यूमन अंदर से जो होता है वो नैरो होता है, जबकि उसका ऊपर वाला वॉल जो होता है वो ज़्यादा थिक नहीं होता है, इसलिए अंदर का ल्यूमन वाइड होता है। इसको हम बेटा बोलते हैं, सी लूप ऑफ हेनली का ये पार्ट जो नीचे की तरफ जाता है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली। और ये जो है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ये जो ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो आप कह सकते हैं ये जो लूप ऑफ हेनली है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट तो है जो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग लिम्ब, और दूसरा है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, दैट इज कॉल्ड द असेंडिंग लिम्ब। चाहे डिसेंडिंग लिम्ब हो या असेंडिंग लिम्ब हो, दोनों में अपर पार्ट जो होता है वो वाइडर होता है, उसका ल्यूमन वाइडर होता है, ल्यूमन वाइडर होता है, जबकि इसका ल्यूमन जो होता है वो नैरो होता है। अब बेटा समझिए, फिर से मैं बताऊंगा, बिकॉज आपको मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है, तो आपको पूरी तरह से समझना है कि नेफ्रॉन कैसा है। नेफ्रॉन का ऊपर वाला, अगर आप नेफ्रॉन को ऐसे ही देखेंगे लो पावर में, तो आपको ऐसे दिखेगा। जब इसको जूम करेंगे तो आपको दिखता है एक्चुअली ये तो एक बाउल जैसा है, ये तो एक ट्यूब है, ये भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है। तो जब मैं देखता हूँ ये जो बाउमेनस कैप्सूल है, इसकी दो लेयर्स होते हैं, एक होती है पैराइटल लेयर, दूसरी होती है विसरल लेयर। और ये जो पैराइटल लेयर होती है, इसमें छोटे छोटे सेल्स होती हैं,
और वो सेल्स एक दूसरे के साथ जब मिलती हैं दे मेक होल्स। ये जो विसिरल लेयर है, याद रखिए, ये जो विसिरल लेयर है, विसिरल लेयर में सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। याद रखिए, किस लेयर में? विसिरल लेयर में। बॉम्बेनस कैप्सूल के विसिरल लेयर में होते हैं सेल्स विच आर कॉल्ड पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स क्या होती हैं? दे आर वेरी ब्रांचड सेल्स। जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं तो बीच में स्पेसेस आती हैं। यू कंसिडर सपोज दिस माय हैंड, दिस इज अ पोडोसाइट, दिस इज अनदर पोडोसाइट। जब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगी तो इनकी प्रोसेसेस जब एक दूसरे को कंटैक्ट करती है तो बीच में ये स्पेसेस रहते हैं। तो ये जो स्पेसेस यहाँ रहते हैं बॉम्बेनस कैप्सूल में, हम इन बॉम्बेनस कैप्सूल में ये जो विसिरल लेयर है इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड सिलिट पोर्स। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, दीज पोर्स आर कॉल्ड सिलिट पोर्स। तो आपको याद रखना है, आपको एंट्रेंस में पूछा जाएगा सिलिट पोर्स किस लेयर में है? ये होते हैं विसिरल लेयर में। सिलिट पोर्स कौन बनाती है? ये बनाती है पोडोसाइट में। सिलिट पोर्स कहाँ होती है? ये बॉम्बेनस कैप्सूल के पर विसिरल लेयर में होते हैं। अब देखिए, आपको पता है ना किडनी की तरफ जो ब्लड जाता है वो लेके जाती है आर्टरी। आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा है आर्टरीज जो हैं दे टेक ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, दे कंटेन प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड आर्टरी के थ्रू जाएगा किडनी को, थ्रू राइट आर्टरी। आपको पता है ना आर्टरी जो है, आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉल आर्टरीज, स्मॉल आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉल आर्टरियोल्स। बिल्कुल, हर, ये मान लो बेटा ये किडनी है, ये किडनी की तरफ जा रही है एक ब्लड वेसल, इसको आप बोलते हैं रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी किडनी में हो जाएगी ना ब्रांच, इससे छोटे छोटे आर्टरीज निकलेंगे और वो छोटे छोटे आर्टरीज फर्दर डिवाइड होंगे और हम उनको बोलते हैं आर्टेरियोल्स। क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये artery divides to form small arteries further divide to form very very small blood vessels जिनको हम बोलते हैं arterioles। इसी तरह ये जो किडनी की तरफ जो ब्लड लेके जाती है renal artery, it divides in the kidney to form small arteries, then ultimately it forms arterioles। और हर एक नेफ्रॉन की तरफ जाता है एक आर्टरियोल। हम कहेंगे रिनल आर्टरी से जो आर्टरियोल्स बनेंगे, हर एक नेफ्रॉन की तरफ जाएगा एक आर्टरियोल। तो मान लीजिए बेटा ये आ गया आर्टरियोल, ये कहाँ से आ गया? ये आ गया रिनल आर्टरी से। तो हम इसको बोलते हैं इट मूव्स टुवर्ड्स द नेफ्रॉन, हम इसको बेटा बोलते हैं एफरेंट। याद रखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट। याद रखिए बेटा, नेफ्रॉन की तरफ ब्लड कौन लेके जाता है? एफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट आर्टरियोल कहाँ से अराइज होता है? फ्रॉम द रेनल आर्टरीज। हर एक नेफ्रॉन की तरफ जाएगा, हर एक नेफ्रॉन की तरफ जाएगा एक एफरेंट आर्टरियोल। अब यहाँ पर आर्टरियोल्स ज्वाइन नहीं होते हैं और वेन्यूल्स नहीं बनते हैं, जैसा कि आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा आर्टरियोल ज्वाइन टू फॉर्म वेन्यूल्स। नो, यहाँ पर ये जो आर्टरियोल्स होते हैं, ये आर्टरियोल्स जो है, आपको पता है आर्टरियोल्स फॉर्म कैपिलरीज, कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आर्टरियोल जो है, दिस आर्टरियोल डिवाइड्स एंड इट फॉर्म्स ए बंच ऑफ कैपिलरीज। ये जो आर्टरियोल है it divides to form a bunch of capillaries. See, देखिए ये जो एफरेंट आर्टरियोल है, जब ये बॉम्बेनस कैप्सूल के अंदर उस स्पेस में जाता है, आप मान लीजिए बॉम्बेनस कैप्सूल इज ए कप, इट इज ए बाउल, इस बाउल में एक छोटी सी पाइप आ गई, उस पाइप को बोलिए एफरेंट आर्टरियोल। लेकिन उस पाइप से और छोटी छोटी पाइप्स निकलते हैं। आर्टरियोल से कौन सी पाइप्स निकलती हैं? कैपिलरीज। तो हम कहेंगे नेफ्रॉन की तरफ आएगा
efferent arteriole, याद रखिए, nephron receives efferent arteriole. Efferent arteriole branches to form capillaries. तो एक आर्ट्रियोल, एक एफेरेंट आर्ट्रियोल से एक बंच ऑफ कैपिलरीज अराइज होगा. अब ये कैपिलरीज ज्वाइन होंगे. नाउ दे विल नॉट फॉर्म वेन. जैसे कि आपने पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्ट्रियोल्स विल डिवाइड टू फॉर्म कैपिलरीज, कैपिलरीज विल ज्वाइन टू फॉर्म वेन. यू नो ये जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं, नाउ दीज कैपिलरीज विल ज्वाइन, ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे. अब यहाँ पर एक और ब्लड वेसल जो यहाँ से अराइज होगी, विच इज फॉर्मड बाय ज्वाइनिंग ऑफ दीज कैपिलरीज. नाउ दिस इज कॉल्ड इफेरेंट आर्टरियोल. याद रखिए, इफेरेंट आर्टरियोल. तो मैं कहूंगा कैपिलरीज जो हैं, these capillaries join to form efferent arteriole. Efferent arteriole. तो ये समझिएगा, फिर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा. मैं कहता हूं कि the blood vessel which takes blood to the kidney is the renal artery. The renal artery divides to form numerous thousands, millions of the efferent arterioles. हर एक एफेरेंट आर्ट्रियोल जाएगा, हर एक नेफ्रॉन के पास एक एक एफेरेंट आर्ट्रियोल जाएगा जिसमें होगा ब्लड. अब ये एफेरेंट आर्ट्रियोल जो है, व्हेन इट रीचेस टू द बोमेनस कैप्सूल, तो बोमेनस कैप्सूल के अंदर जो स्पेस है इसमें ये डिवाइड होता है एंड इट फॉर्म्स ए बंच ऑफ कैपिलरीज. Those capillaries again join to form another blood vessel that is called efferent arteriole. That is called efferent arteriole. इतना याद रखिए भी, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा. तो हम कह सकते हैं ये जो नेफ्रॉन है, ये जो नेफ्रॉन का बोमेनस कैप्सूल है, इसमें एफेरेंट आर्टरियोल आ गया. एफेरेंट आर्टरियोल डिवाइड्स टू फॉर्म ए बंच ऑफ कैपिलरीज. And this bunch of capillaries, this bunch of capillaries is called glomerulus. इसको हम बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलस. इसको, ये जो बीच में ये बंच ऑफ कैपिलरीज बन गई, मान लीजिए मेरे पास एक बाउल है, एक छोटी सी पाइप उसमें डालूंगा, उसको मैं बोलूंगा एफेरेंट आर्टरियोल. उस पाइप से मैं आगे छोटी छोटी बहुत सारी नैरो पाइप्स निकालूंगा, तो मैं उनको बोलूंगा दीज आर कैपिलरीज एंड ऑल दोज कैपिलरीज कलेक्टिवली आई विल से दैट इज ग्लोमेरुलस. फिर उन छोटी छोटी पाइप्स को आगे फिर से मिलाऊंगा और बाहर लेके जाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल पाइप, उसको मैं बोलूंगा इफेरेंट आर्टरियोल. तो ये जो बंच ऑफ कैपिलरीज है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस. तो ग्लोमेरुलस किसके अंदर है? ग्लोमेरुलस है बोमेनस कैप्सूल के अंदर. तो याद रखिए ग्लोमेरुलस, व्हाट इज ग्लोमेरुलस? Glomerulus is a bunch of capillaries which arises from efferent arteriole and glomerulus merges to form efferent arteriole. Glomerulus किसमें है बेटा? Glomerulus है बोमेनस कैप्सूल में. तो याद रखिए बेटा ग्लोमेरुलस और बोमेनस कैप्सूल को हम कलेक्टिवली कहते हैं रीनल कार्पसल. हम इसको कलेक्टिवली बोलते हैं रीनल कार्पसल, या किसी बुक में लिखा होगा माल्फिजियन कार्पसल. आप इसको माल्फिजियन कार्पसल भी बोल सकते हैं, आप इसको रीनल कार्पसल बोल सकते हैं. ये बोमेनस कैप्सूल जो है और ये ग्लोमेरुलस, इसको एक साथ हम बोलते हैं बेटा माल्फिजियन कार्पसल, या आप बोलते हैं इसको रीनल कार्पसल. अब सुनिए, आपको याद रखना है ये जो एफेरेंट आर्टरियोल है, एफेरेंट एफेरेंट आर्टरियोल, it is wider, it is, I use the word, it is wider than efferent arteriole. That means इसका diameter ज़्यादा है as compared to this. इसका जो diameter होगा efferent arteriole का
वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ एफेरेंट आर्ट्रियोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एफेरेंट आर्ट्रियोल जो है, जो बोमेनस कैप्सूल की तरफ आता है, उसका डायमीटर ज़्यादा है एज कंपेयर टू द एफेरेंट आर्ट्रियोल। इज दैट क्लियर? अब याद रखिए बेटा, ये जो रिनल कार्पसल है, बोमेनस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जिसको आप बोलते हैं रिनल कार्पसल, अगर आप देखेंगे इन केस ऑफ फटविंग से इन केस ऑफ किडनी, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स हैव देयर मालफिजियन बॉडी और रिनल कार्पसल इन दिस पार्ट इन द कॉर्टेक्स। वो मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन्स जो होते हैं बेटा, उनका ये वाला पार्ट ग्लोमेरुलस और बोमेनस कैप्सूल जिसको हम बोलते हैं रिनल कार्पसल, वो कॉर्टेक्स के अंदर होता है। और कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे होते हैं जिनका ये वाला पार्ट बोमेनस कैप्सूल जो है, ये यहाँ पर होता है एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। किडनी में होता है ना अंदर वाला पार्ट मेडुला, बाहर वाला कॉर्टेक्स। ये मान लो ये बाउंड्री है, दिस इज जंक्शन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो कुछ नेफ्रॉन्स का ये बोमेनस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस यहाँ पर होता है क्लोज टू द मेडुला। तो आप कहेंगे सर नेफ्रॉन्स की लोकेशन जो है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। याद रखिए नेफ्रॉन्स जो है, जब हम देखते हैं नेफ्रॉन्स की लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स। some nephrons are called cortical nephrons and some nephrons are called juxta medullary nephrons। तो याद रखिए कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर दोज नेफ्रॉन्स जिनका मेजर पार्ट रहेगा कॉर्टेक्स में, या ज्यादा अच्छा ये होगा अगर आप कहेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका बोमेनस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस जिसको हम रिनल कार्पसल बोलते हैं, विच लाइज इन द कॉर्टेक्स। और जक्स्टा मीन्स इन अपोजिशन, क्लोज। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स वो नेफ्रॉन्स होते हैं जिनका बोमेनस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस होता है एट द बॉर्डर बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो जाहिर सी बात है द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स विल हैव देयर लूप ऑफ हेनली डीप इनटू द मेडुला, while as the cortical nephrons will have their loop of Henle in the outer part of the medulla. So nephrons are of two types. Most of the nephrons in the kidney, 85% nephrons are cortical, while as only 15% nephrons are juxtamedullary nephrons. I repeat, nephrons are of two types. Those nephrons where the renal corpuscle is located in the cortex, those are called cortical nephrons, they form 85%. And those nephrons where the renal corpuscle, bomenis capsule along with this जिसको हम बोलते हैं bomenis capsule along with glomerulus, if it lies at the border between cortex and medulla, they are called as juxtamedullary nephrons. And remember, आपको एंट्रेंस में पूछा जाएगा, नीट में पूछा जाएगा सबसे ज्यादा नेफ्रॉन्स कौन से होते हैं, या वो नेफ्रॉन्स जिनके बोमेनस कैप्सूल, या वो नेफ्रॉन्स जिनकी मालफिजियन बॉडी होती है एट द बॉर्डर बिटवीन दिस कॉर्टेक्स एंड मेडुला, उन नेफ्रॉन्स को क्या कहा जाता है। और याद रखिए ये जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं उनकी लूप ऑफ हेनली जो होती है, उनकी लूप ऑफ हेनली जो होती है ये लॉन्ग होती है और इनकी लूप ऑफ हेनली शॉर्ट होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखिए, अब यहां से एक और अच्छी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए ब्लड जो आ गया वो आ गया एफेरेंट आर्टरियोल से, फिर वो चला जाएगा इनटू द कैपिलरीज जिनको आप बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जिसको आप इन कैपिलरीज को क्या बोलते हैं बेटा आप, ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस से ब्लड वापस कहाँ जाएगा, इफेरेंट आर्टरियोल में। अब ये जो इफेरेंट आर्टरियोल है इट डज नॉट गो
into the vein, this efferent arterioles again divides and it forms a bunch of capillaries. Those capillaries जो हैं, ये जो efferent arteriole है, अब हर एक efferent arteriole जो है, ये efferent arteriole it will divide to form a bunch of capillaries, and those bunch of capillaries they will surround the tubular part. They will surround PCT, they will surround loop of Henle, they will surround the distal convoluted tubule. तो हम इनको बेटा बोलते हैं, अब इन कैपिलरीज को जो कहाँ से अराइज हुई है, इफेरेंट आर्ट्रियोल से, अब ये कवर करेंगी हर साइड में इस ट्यूब्यूल को. वी कॉल देम एज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. आपसे पूछा जाएगा कहाँ से होती है अराइज पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अराइज फ्रॉम इफेरेंट आर्ट्रियोल. इफेरेंट आर्ट्रियोल जो है, जब ये ग्लोमेरुलस इसमें जाएगा, फिर ये इफेरेंट आर्ट्रियोल जो है इट विल अगेन डिवाइड टू फॉर्म ए नंबर ऑफ, ये जाल बना देगा, एक नेटवर्क बनाएगा जो इस पीसीटी, जो इस लूप ऑफ हेनली, जो इस डीसीटी के अराउंड होगा, कवर करेगा. तो हम इनको बोलेंगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. इन्हीं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एक कैपिलरी होगी जो क्लोज चलेगी, पैरेलल चलेगी अलोंग विद लूप ऑफ हेनली. एक कैपिलरी ऐसी होगी इन पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जो बिल्कुल पैरेलल में जाएगी इस लूप ऑफ हेनली की. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. अगर आपको समझना है हाउ द यूरिन इज फॉर्म्ड, इफ यू वांट टू understand clearly how the urine is formed, how the nephrons work, you must remember that efferent arteriole divides to form a bunch of capillaries which surround the tubular part, जिनको हम बोलते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. और इन्हीं पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में से एक कैपिलरी वन कैपिलरी among the पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज moves parallel to the लूप ऑफ हेनली. बिल्कुल लूप ऑफ हेनली के साथ साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में चल रही है. उसको हम बोलते हैं बेटा वेसा रेक्टा. तो याद रखिए वेसा रेक्टा है क्या? वेसा रेक्टा है क्या? वेसा रेक्टा जो है बेटा, आप देखिए, वेसा रेक्टा जो है, इट इज ए कैपिलरी दैट अराइजेस फ्रॉम द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. पहले समझिए, एफेरेंट आर्ट्रियोल आता है, वो बनाता है ग्लोमेरुलस जॉइन टू फॉर्म इफेरेंट आर्ट्रियोल. इफेरेंट आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड्स टू फॉर्म ए बंच ऑफ कैपिलरीज. वी कॉल देम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में से एक कैपिलरी जो जाती है पैरेलली अलोंग विद द लूप ऑफ हेनली, तो हम इसको बेटा बोलते हैं, क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे दैट दिस इज वेसा रेक्टा. और याद रखिए, ये वेसा रेक्टा जो है ये सिर्फ होती है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं होती है. ये सिर्फ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में होती है. तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि नेफ्रॉन कैसा होता है और नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है और नेफ्रॉन का ब्लड फ्लो कहाँ से आता है. तो बिल्कुल बेटा आप याद रखिए, अगर आपको बोलेंगे ना शॉर्टकट में नेफ्रॉन बनाइए, आप ऐसे बनाते हैं, सी. हम कहते हैं दिस इज बॉमेनिस कैप्सूल. इसको गौर से देखते हैं तो इट इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, जिसकी दो लेयर्स होती हैं, आउटर पैराइटल एंड इनर विसरल. उसके बाद हम देखेंगे आउटर और विसरल के दरमियान, इस पैराइटल और विसरल के दरमियान ये स्पेस होती है, तो वो स्पेस कंटिन्यूअस होती है. दिस पार्ट, इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल, तो हम इसको बोलते हैं दिस ट्यूब्यूल इट इज क्लोज टू द बॉमेनिस कैप्सूल. हम इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. नीचे जो लूप होती है यू शेप्ड होती है, उसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनली. उसके बाद लूप ऑफ हेनली से एक और कर्व ट्यूब आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. इज दैट क्लियर? अब याद रखिए बेटा,
सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसमें फिल्ट्रेशन होती है नेफ्रॉन में, दैट इज द मालफिजियन बॉडी, या जिसको आप बोलते हैं रिनल कार्पसल। आप रिनल कार्पसल बोलिए, मालफिजियन कार्पसल बोलिए, या मालफिजियन बॉडी बोलिए, यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की। यहाँ से ब्लड से यूरिया को निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। उसके बाद आप देखेंगे वो फिल्ट्रेट यहाँ पीसीटी में आता है, फिर पीसीटी से लूप ऑफ हेनली में, फिर डीसीटी में जाता है। आगे आगे जितना वो जाएगा एंड इट विल बी चेंज्ड इनटू द यूरिन। उस फिल्ट्रेट में कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें रिअब्जॉर्ब होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप बेटा इतना समझिए, तो नेफ्रॉन के पास आती है एफेरेंट आर्टरियोल, it divides to form a bunch of capillaries that is called glomerulus. Glomerular capillaries join to form efferent arteriole. Efferent arteriole further divides to form a bunch of capillaries that is called, which are called peritubular capillaries. These peritubular capillaries surround the tubular part. Then one of the peritubular capillaries runs along with the loop of Henle and that is called as vasa recta. ये जो vasa recta होती है ये सिर्फ juxtamedullary nephrons में होती है। और आपको याद रखना है नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स एंड जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो ये जक्स्टामेडुलरी होंगे या कॉर्टिकल नेफ्रॉन होगा, कैसे पता कर सकते हैं? हम देखते हैं लोकेशन ऑफ दिस मालफिजियन बॉडी, लोकेशन ऑफ द रिनल कॉर्पसल। अगर कॉर्टेक्स में है तो ये हम बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, अगर ये बाउंड्री पर है बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला तो हम इसको बोलेंगे जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। अब याद रखिए जो फिल्ट्रेशन यहाँ होगी वो फिल्ट्रेट नीचे नीचे जाएगा टिब्यूल में। अब टिब्यूल में उसको क्या होगा, फिल्ट्रेशन कैसे होती है, उसी तरह से यूरिन बनता है, वो बेटा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। याद रखिए, मैं फिर से कहूँगा, efferent arteriole takes blood to the nephron, efferent arteriole takes blood away from nephron. Efferent arteriole is wider while as efferent arteriole is narrower. Glomerulus is formed from efferent arteriole. Is that clear? Vasa recta is actually one of the peritubular capillaries. तो बेटा फिर से सब पढ़िएगा, एक दो बार अपनी बुक पर भी पढ़िएगा, लेक्चर भी वॉच कीजिएगा। इफ़ यू हैव स्टिल एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन टेल मी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो फिर से मैं बताऊंगा, अच्छी तरह से पढ़िए, कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिए, अपने कंसेप्ट बेटा क्लियर कीजिए। That is all for today. وما علينا إلى البلاغ.